हेलो बच्चों, मैं संदीप जांगिड हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, पहले जो लास्ट वीडियो के अंदर किसी एक बच्चे का डाउट आ रहा था, उस डाउट को मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखो वो है क्या चीज़, वो हम बात कर रहे थे कि जैसे रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट चेंज हो रहा था प्रोडक्ट में। इसकी बात कर रहा था मैं, रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब देखो हम जब इसका कॉन्स्टेंट लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखा जाता है प्रोडक्ट उत्पाद और उत्पाद बट्टे रिएक्टेंट अभिकारक, ये लिखते हैं। ठीक है, और इसकी पावर चढ़ा देते हैं हम, इसकी कोफिशिएंट मतलब रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपको यहाँ पे दी1 होगी। ठीक है, इसी टाइप से हम प्रोडक्ट की यहाँ पे पावर लगाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रस समीकरण मिति गुणांक था। ठीक है, अब देखो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब रिएक्टेंट अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आप देखो अभिकारक उत्पाद में कब चेंज होगा, जब रिएक्शन वहां पे क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, अग्र अभिक्रिया होगी। क्या होगी, अग्र अभिक्रिया होगी। अब देखो अग्र अभिक्रिया, इसका मतलब जहां पे रिएक्टेंट अभिकारक ये चेंज किस में हो रहा है, ये चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे देखो जब रिएक्टेंट की सांद्रता, तो यहाँ पे क्या होगी, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, और जब कंसंट्रेशन कम होती जा रही है तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब हमारे पास में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, वहाँ पे ज़्यादा आएगी। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन यहाँ पे क्या बोला था मैंने, फॉरवर्ड बोला था। क्या बोला था, फॉरवर्ड। क्यों, क्योंकि मैंने ये बोला था कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे स्टार्ट होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या होती है, कम होती जाती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ती जाती है। और ये कब होगा, जब हमारे पास में फॉरवर्ड होगी। क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। फिर मैंने देखो जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चल रहा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होने लगती है। फिर मैंने बात की थी, यदि हम बैकवर्ड की बात करें, बैकवर्ड का मतलब है ये प्रोडक्ट वापस किस में चेंज हो, रिएक्टेंट में चेंज हो। और ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब हम रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड कर रहे हैं, पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, और अब जब पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट वापस चेंज किस में हो रहा है, इस रिएक्टेंट में, अभिकारक में। और जब अभिकारक में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस उत्पाद की सांद्रता में क्या आ रही है, कमी, और उत्पाद की सांद्रता में कमी आ रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन वो क्या होगी, वहां पे बढ़ रही है। तो इस केस में हमने क्या बोला था, बैकवर्ड बोला था। क्या बोला था, बैकवर्ड। देखो इस क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, कि मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम रहा हूं। इसका मतलब आप उसके अकॉर्डिंग लास्ट के लिए जो नियम है उसके अकॉर्डिंग नहीं लेके चल रहे, हम यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ कि जब अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन कहाँ पे जा रही है, फॉरवर्ड की तरफ जा रही है। फिर मैंने बात की थी कि उत्पाद था, ये चेंज हो रहा है अभिकारक में, तो ये कब पॉसिबल है, जब रिएक्शन कहाँ पे जा रही है, बैकवर्ड के अंदर, और जब फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो होने लगती है कम, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या होती है, बढ़ने लगती है। और बैकवर्ड के केस में क्या होगा, प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और यहाँ पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती क्या होती है, बढ़ने लगती है। अब मेरे अकॉर्डिंग शायद जो आपको जो डाउट था वो डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो हमने जो अब तक बात की थी वो केपी और केसी के बीच के रिलेशन की बात की थी, कि केपी बराबर केसी आरटी की पावर क्या है, डेल्टा एन जी। ये तो था, हमने डेल्टा एन जी की बात की थी। तो आप कैसे निकालते हो, प्रोडक्ट के मोल उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा रिएक्टेंट के मोल करने के लिए। तो इस आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, उसके टोटल मोल निकाल सकते हैं गैस पर। ठीक है, फिर देखो हमने यहाँ पे बात की थी, जब आपको टेम्परेचर दिया गया हो, तापमान आपको दिया गया हो, तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, केपी और कैसे निकाल सकते हो। अब देखो हम जो आज जो बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि अब आपको टेम्परेचर नहीं दिया, उसके आधार पे आप केपी और कैसी कैसे निकालते हो, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। अब देखो यहाँ तक इसको एक बार और देख लो, कि मैंने बात की थी डेल्टा एन जी की वैल्यू यदि 0 से ज़्यादा हो, तो इस केस में मैंने बोला था केपी ज़्यादा होता है किससे, कैसी से। फिर हमने बात की थी यदि डेल्टा एन जी का मान 0 से कम हो, इसका मतलब है केपी छोटा हो जाता है किससे, कैसी से।
ठीक है। फिर हमने बात की थी कि डेल्टा एन जी का मान यदि 0 हो तो ऐसे केस में Kp बराबर किसके आ जाता है, Kc के बराबर आ जाता है। तो आज हम इन्हीं तीनों टर्म को लेकर हम बात करेंगे Kp और Kc कैसे निकालते हैं जब टेम्परेचर हमको नहीं दिया गया हो। तो हम इन्हीं तीनों को लेके चलते हैं। पहले जो कंडीशन हम पढ़ेंगे वो कंडीशन है कि जब डेल्टा एन का मान क्या हो, 0 से ज़्यादा हो, मतलब डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इसी केस में Kp और Kc कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमने पहली कंडीशन केस नंबर फर्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और केस नंबर फर्स्ट में मैं लेके चल रहा हूँ कि डेल्टा एन की वैल्यू 0 से ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एन की वैल्यू है हमारे पास में पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे PCl5 यहाँ पे ये गैस, ठीक है, फिर ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 गैस प्लस में Cl2 गैस यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके हम पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, अपने पास में फॉर्मूला था कि Np माइनस में Na, प्रोडक्ट के मोल माइनस में रिएक्टेंट के मोल। अब देखो प्रोडक्ट के साइड में मोल कितने हैं, एक मोल तो है PCl3 का, एक मोल है हमारे पास में Cl2 का। तो Np की तो वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर कौन है, PCl5, इसके मोल कितने हैं आपके पास में, 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, क्या की 1। फिर आप देखोगे ऐसे केस में कि डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आप देखोगे Kp की वैल्यू क्या होगी, Kc से ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे निकाल सकते, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे निकालते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ Kc की, किसकी बात करूँ, Kc की। देखो आप इस जो रिएक्शन दे रखी है इसका आप Kc लिख लो। हम Kc कैसे लिखते हैं, देखो Kc लिखने का तरीका है, आपको प्रोडक्ट लिखना है और प्रोडक्ट के उसके पावर में मैं लगा देता हूँ उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा देता हूँ। फिर देखो आपको डिवाइड करना है रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट बाई हमने क्या लिख दिया, रिएक्टेंट लिख दिया, और इसका कोफिशिएंट हमारे पास में पावर के रूप में आ गया। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका Kc लिख सकते हैं। अब देखो Kc में प्रोडक्ट कौन है हमारे पास में, एक तो PCl3 है, तो इसकी पावर यहाँ पे कितनी आ गई, 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। फिर दूसरा हमारे पास में कौन है, Cl2, तो इसकी भी पावर कितनी आ गई, 1, ठीक है, PCl3 एंड Cl2। फिर देखो रिएक्टेंट में कौन है, PCl5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया PCl5, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट हमारे पास में आ गया 1, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास में क्या आ गया, Kc का रिप्रेजेंटेशन आ गया। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये PCl3 की सांद्रता को, मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट करेगा। ये ब्रैकेट वाला ये Cl2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये Cl2 की मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा PCl5 की मोलर सांद्रता को। अब देखो सपोज करो मैं बात करता हूँ रिएक्शन को स्टार्टिंग में T बराबर में 0 पे, टाइम कितना है 0, मतलब हम लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। सपोज करो इसकी हमारे पास में कंसंट्रेशन है A, कितनी है A, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान ली, A मान ली। कब, जब रिएक्शन हमारे पास में T बराबर क्या है 0, मतलब प्रारंभिक अवस्था में। तो प्रारंभिक अवस्था में तो इनके मोल कितने बनेंगे, 0 0 बनेंगे, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं। अब देखो जैसे ये रिएक्शन सपोज करो T इक्वल में इक्विलिब्रियम पे, मतलब यदि ये जाती है साम्य पर, कौन सी जा रही है, साम्य पर, और जब साम्य पे जा रही है सपोज करो जितना मोल ये टूटता है उतना ही मोल PCl3 के एंड Cl2 के बनेंगे। कभी साम्य पर। सपोज करो इसकी बात करता हूँ, इसके मोल टूट रहे हैं अक्स मोल, कितने टूट गए, अक्स मोल टूट गए, मतलब हमारे पास में पहले सांद्रता थी A, अब इसकी टूट कितनी गई, अक्स टूटा है, तो ये कितना बन जाएगा साम्य पे, ये भी अक्स मोल बन जाएगा, ये भी कितना बना, अक्स मोल बना, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गए, साम्य पर मोल, क्या आ गए, साम्य पर मोल आ गए, ठीक है। अब देखो दूसरी मैंने बात किया कि जब Kc की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, मोलर सांद्रता को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर सांद्रता का मतलब हम क्या लेके चलते हैं, मोलरता से लेके चलते हैं, यही तो है। और मोलरता का मतलब हम क्या लिखते हैं, मोल प्रति आयतन, आयतन का मतलब हम यहाँ पे लिखता हूँ लीटर, लिख दूँ, क्या लिख दूँ, लीटर, ये तो लिखते हैं मोल प्रति लीटर या मोल प्रति
आयतन लिख दूँ। तो हमारे पास में साम्य पे मोल तो आ गए, लेकिन हमारे पास में अब देखो आयतन हो। सपोज करो हमको कंटेनर, मतलब जो आयतन दे रखा है कंटेनर का वो दे रखा है v, कितना दे रखा है v दे रखा है कंटेनर का जो आयतन वॉल्यूम कितना दे दिया v दे दिया। अब हमारे पास में ये मोल तो है यहाँ पे सामने पर, और इस मोल को हम डिवाइड किससे कर दें, इसके वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, कंटेनर के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो ये चेंज किस में हो जाता है, मोलर सांद्रता में। किस में चेंज हो गया, मोलर सांद्रता में। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1A माइनस x/v, ठीक है। तो ये किस मोलर सांद्रता आएगी, PCl5 की। फिर देखो x/v, ये किसकी आएगी, PCl3 की मोलर सांद्रता। फिर देखो Cl2 की x/v, तो ये किसकी आएगी, Cl2 की मोलर सांद्रता। अब देखो ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमको Kc वाली जो फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट करना है। कर देता हूँ यहाँ पे, देखो Kc = PCl3 की जगह कौन है, x/v, मैंने लिख दिया x/v, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट किस कर रहा है, PCl3 की मोलर सांद्रता को, मोलर कंसंट्रेशन को। फिर देखो Cl2 की हमारे पास में क्या है, x/v, ये x/v, ये आ गई Cl2 की। इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट है 1, ठीक है। फिर देखो बट्टे, अब देखो यहाँ पे PCl5 की कितनी है, A माइनस x/v, ये किसकी आ गई हमारे पास में, PCl5 की। किसकी आ गई, PCl5 की। अब देखो आपको क्या लिखना है, इसको ऊपर वाले जैसे मल्टीप्लाई किया x² बट्टे v², v इंटू v² बट्टे A माइनस x/v, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब देखो इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कैंसिल, एक वॉल्यूम कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बच गया, x², ठीक है। अब देखो x², इसके नीचे यहाँ पे क्या बच गया, एक वॉल्यूम बच गया। फिर यहाँ पे नीचे क्या बच गया, A माइनस x, क्या बच गया, A माइनस x से। तो हमने इस रिएक्शन के लिए क्या निकाला है, Kc निकाला है। क्या निकाला है, Kc निकाला है। और Kc हमारे पास में क्या रहा है, x² V A माइनस x आ गया। x का मतलब क्या है, x का मतलब ये है कि साम्य पर कितना मोल वो खर्च हो रहा है, वो है सांद्रता यहाँ पे, ठीक है, मोल होगी। यहाँ पे एक का मतलब क्या है, एक का मतलब हमने जो प्रारंभिक जो मोल कितने ले रखी है, उसकी कंसंट्रेशन हमने कितनी लेकी है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक को। तो ये तो आ गई हमारे पास में इनिशियल मोल, इनिशियल कंसंट्रेशन। x का मतलब है ये कितना डिसोसिएटिंग हो रहा है, मतलब कितना खर्च हो रहा है, वो अपने पास में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। तो इस अभिक्रिया के लिए हमने क्या निकाला है, Kc निकाला। क्या निकाला है, Kc, क्योंकि Kc जब भी हम निकालेंगे तो हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, मोलर कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो इस रिएक्शन के लिए हम Kp कैसे लिखते हैं, उसकी हम बात और करते हैं, ठीक है। आपको मैं एक शॉर्ट में भी बताऊंगा, जब हम Kp और Kc लिखने का तरीका हमको पता चल जाएगा, कैसे हम Kp लिख सकते हैं, कैसे हम Kc लिखते हैं। उनके बाद में जब हम शॉर्ट में इन तीनों का एक समराइज करवा दूंगा, ताकि आप इनको शॉर्ट में इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक से हम लेके चलेंगे। अब देखो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट Kp की। किसकी बात करें, Kp की। अब देखो Kp है कौन से टर्म में, आपको पार्शियल प्रेशर के टर्म के अंदर लेके चलना है, टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसकी हम बात करते हैं। तो देखो जब हम Kp निकालना है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास में सेम आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ तक जो हमने निकाला है, जैसे Kc निकाला है, यहाँ तक हमने क्या निकाल सकते हैं, Kp निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस है, PCl5 PCl3 प्लस में Cl2। इसके इनिशियल मोल कितने हैं, A, इसका 0, इसका 0, ये कितना, ये x मोल टूट रहा, तो ये भी कितना जा रहा है, x मोल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो जब हम बात करते हैं Kp निकालेंगे तो हमको रिक्वायरमेंट होती है टोटल मोल की, कुल मोल की। किसकी बात करेंगे, कुल मोल की, ठीक है। और ये हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं, साम्य पर। किस पे बात कर रहे हैं, साम्य पर बात करें। तो देखो जितने भी जो ये मोल आए हैं साम्य पर, इन सारे मोल को आप क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ेंगे जैसे A माइनस x प्लस में x, फिर प्लस में x, ये हमारे पास में क्या आ गए, टोटल मोल आ गई। माइनस x से प्लस x कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच गया, A प्लस x, क्या बच गया, A प्लस x से, ये हमारे पास में क्या आ गए, कुल मोल आ गए। क्या आ गए, कुल मोल आ गए।
अब देखो हम Kp कैसे लिखते हैं, तो Kp इजिकल टू वही हमारे पास में प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट की पावर हम क्या लगाते हैं, उसका कोफिशिएंट लगा देते हैं। इसी टाइप से रिएक्टेंट था तो उस रिएक्टेंट का भी हम क्या लगा देते हैं, कोफिशिएंट लगा देते हैं। तो हमारे पास में प्रोडक्ट कौन है, PPCl3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर है किसका, PCl3 का। फिर यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट कौन है, PCl2, ठीक है, ये सॉरी Cl2। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास में कौन है, Cl2। तो ये किसका है, ये पार्शियल प्रेशर है किसका, Cl2 का। फिर यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में कौन बचा, रिएक्टेंट में बचा PCl5, तो इसका लिख देता हूँ PPCl5। इसका मतलब ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है किसका, PCl5 का। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट कितना है, 1। अब देखो आपको क्या करना है, जब भी हम यहाँ पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उससे पहले आपको एक लॉ और थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उस लॉ का मैं बात करता हूँ, कौन सा नियम है, डाल्टन का आंशिक दाब नियम, आंशिक दाब नियम, ठीक है। ये आंशिक दाब नियम ये क्या बोलेगा, ये बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल में होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल बिन के, गैस की मोल बिन के। ये हमारे पास में ये फॉर्मूला आता है, ये किसके अकॉर्डिंग आता है, डाल्टन के आंशिक दाब के अकॉर्डिंग, पार्शियल प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब क्या है, आंशिक दाब बराबर क्या आता है, कुल दाब गुणा गैस की मोल बिन। क्या है, गैस की मोल बिन। XG का मतलब है गैस की मोल बिन, गैस की मोल बिन, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखो मोल बिन हम कैसे निकालते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो मोल बिन निकालने का तरीका है कि आप क्या करोगे, मोल और उस मोल को आप डिवाइड कर देना कुल मोल से। किससे डिवाइड करोगे, कुल मोल से। सामने पर जितना या तो रिएक्टेंट की बात करो या प्रोडक्ट की हम बात करें, उसके मोल को हम उसके टोटल मोल से हम जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाती है, मोल बिन आ जाती है। क्या आगे, मोल बिन। तो डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या बोलेगा, जो पार्शियल प्रेशर है वो बराबर में क्या आता है, कुल दाब इनटू गैस की मोल बिन के। अब देखो हम जैसे हम पहले बात करते हैं किसकी, जैसे मैं आंशिक दाब निकालूँ पहले PCl3 का, किसका निकालूँ, PCl3 का। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ PCl3। ये इसका मतलब क्या है, आंशिक दाब है किसका, PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। इसको कैसे निकालोगे, तो देखो टोटल मोल, जैसे सॉरी टोटल प्रेशर में लिख देता हूँ P, क्या लिखा है मैंने, P। अब देखो इसकी मोल बिन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो सामने पर इसके मोल कितने हैं, सामने पर हमारे पास में इसके मोल है अक्स, क्या है, अक्स मोल है। अब टोटल मोल कितने आ रहे हैं हमारे पास में, A प्लस अक्स, क्या आ रहे हैं, A प्लस अक्स आ गया। तो अक्स बट्टे A प्लस अक्स हम लिख देंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाते हैं, मोल बिन आ जाएगी किसकी, PCl3 की। तो इसको हम कैसे लिखे, PCl3 बराबर में P इंटू हमारे पास में इसके मोल कितने हैं, अक्स मोल, ठीक है, बट्टे, ठीक है, कुल मोल कितना है, A प्लस अक्स, क्या होगी, A प्लस अक्स, ऐसे लिखेंगे। कुल दाब इंटू मोल बिन, मोल बट्टे कुल मोल, ऐसे लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं किसकी, PCl2 की, सॉरी Cl2 की बात करते हैं। ये पार्शियल प्रेशर है किसका, Cl2 का। इसको हम कैसे लिखेंगे, कुल दाब कितना है हमारे पास में, P। फिर देखो सामने पे इसके मोल कितने हैं, अक्स, और हमारे पास में जो टोटल मोल आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं, A प्लस अक्स, कितने आ रहे हैं, A प्लस अक्स। तो इस आधार पे ये मोल बिन आ गई किसकी, Cl2 की। फिर हम बात करते हैं PCl5 की। तो PCl5 को हम कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, PCl5 का आंशिक दाब बराबर कुल दाब कितना है हमारे पास में, P। अब इसके मोल कितने हैं सामने पे, A माइनस अक्स, ठीक है, बट्टे कुल मोल कितने हैं, A प्लस अक्स, क्या आगे, A प्लस अक्स। अब देखो ये तो किसका आ गया, ये तो हमारे पास में आएगा PCl5 का आंशिक दाब आ गया। ये हमारे पास में किसका है, Cl2 का आंशिक दाब आ गया। ये हमारे पास में किसका है, PCl3 का आंशिक दाब आ गया। ये जो पार्शियल प्रेशर वाली जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमको किसके अंदर रखनी है, इस Kp वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है, यहाँ पे रखनी है। अब देखो यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास में Kp इजिकल टू इक्वल में PCl3 की जगह हमारे पास में क्या है, ये P इंटू अक्स अपॉन में A प्लस अक्स, इसकी पावर कितनी होगी, 1, ठीक है।
कोफिशिएंट इसका 1। फिर हमारे पास में किसका लिखना है, Cl2 का पार्शियल प्रेशर लिखना है, और Cl2 का पार्शियल प्रेशर कहाँ पे, ये, ठीक है, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे P इंटू अक्स अपॉन में A प्लस अक्स, ठीक है, ये किसका आ गया, Cl2 का। फिर बट्टे इसका कोफिशिएंट भी कितना हो गया, 1। फिर हमको किसका लिखना है, PCl5 का। PCl5 का क्या है, P इंटू A माइनस अक्स अपॉन में A प्लस अक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, ऊपर लिख दो P², देखो P इंटू P², अक्स इंटू अक्स क्या हो गया, अक्स², ठीक है। इसको A प्लस अक्स को हम लिख दूँ A प्लस अक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे क्या रह गया, P A माइनस अक्स अपॉन में A प्लस अक्स, यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ से एक प्रेशर कैंसिल, ठीक है। फिर देखो A प्लस अक्स से A प्लस अक्स कैंसिल, तो अब हमारे पास में क्या बच गया, ऊपर तो बच गया प्रेशर P इंटू अक्स², ठीक है, अक्स², बटे यहाँ पे देखो नीचे क्या बच गया, A प्लस अक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बच गया, A माइनस अक्स, क्या बच गया, A माइनस अक्स। तो ये हमारे पास में क्या आ जाती है, Kp की वैल्यू क्या आएगी, Kp की वैल्यू आएगी। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका Kp निकाल सकते हैं। जब भी हमको Kp की रिक्वायरमेंट होती है तो हमको पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, और पार्शियल प्रेशर निकालना तो उससे पहले हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, कुल मोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सामने पे जितने मोल आते हैं उन सब मोलों को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, कुल मोल आ जाएगा। फिर डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या बोलता है कि जो आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर है, वो बराबर में किसके है, कुल दाब इनटू गैस की मोल बिन के, क्या है, गैस की मोल बिन के। कुल दाब हमने कितना माना है, यहाँ पे सबका P माना, ठीक है, P T का मतलब है टोटल प्रेशर। अब देखो गैस की मोल बिन हम कैसे निकालते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे PCl5 का मोल कितना है, A माइनस अक्स से, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने पे मोल है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, कुल मोल से। कुल मोल हमने यहाँ पे निकाला कितना है, A प्लस अक्स से, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके मोल कितने हैं, A माइनस अक्स से बटे A प्लस अक्स, तो ये मोल बिन किसकी आ जाती है, PCl5 की। फिर हम PCl3 की हम कैसे निकालेंगे, PCl3 का हमारे पास में मोल कितना है, अक्स से, और टोटल मोल हमारे पास में कितना है, A प्लस अक्स, तो हमारे पास में क्या गया, अक्स अपॉन में A प्लस अक्स आ गया। यदि हम Cl2 की बात करें तो Cl2 का क्या आ जाएगा, अक्स अपॉन में A प्लस अक्स, ये हमारे पास में आ जाती है मोल बिन। और उस मोल बिन को हम यदि टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास में क्या आ जाता है, आंशिक दाब आ जाएगा। अब जैसे आंशिक दाब आता है, पार्शियल प्रेशर आता है, इसको हम क्या कर देंगे, इस Kp वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे Kp निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, Kp निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमने इस रिएक्शन के अंदर हमने Kp की बात की थी, हमने Kc की बात की थी, जब डेल्टा N का मान हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। अब सेकंड हम केस बात करेंगे जब डेल्टा N का मान हमारे पास में हो 0, क्या हो, 0, उसकी बात करते हैं। केस नंबर 2, जब डेल्टा Ng का मान क्या हो, 0, क्या हो, 0। तो आपको पता है ऐसे केस में क्या होगा कि Kp बराबर क्या हो जाता है, किसके, Kc के, कब, जब डेल्टा N का मान क्या हो, 0। इसका मतलब यदि आपने एक फॉर्मूला निकाल लिया, या तो आप Kc का फॉर्मूला भी निकाल लेते तो वो बराबर किसके आएगा, Kp का आएगा, क्या आएगा, Kp के। तो अब देखो इस केस में हम बात करते हैं, जैसे हम एक रिएक्शन लेके चलते हैं, H2 प्लस I2, ये मिलकर बना रहे हैं जैसे 2HI, क्या बना रहे हैं, 2HI बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे Np की वैल्यू कितनी है, 2, Nr की वैल्यू भी कितनी है, 2, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन, तो ये भी कितना हो गया, I2 2 मोल होगी, ठीक है। तो डेल्टा Ng बराबर कितना गया, 2 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 0, कितना आ गया, 0। तो ऐसे केस में Kp बराबर किसके आ गया, Kc के। हम इसको प्रूफ भी करेंगे। अब देखो
अब हम पहले बात करते हैं इसकी केसी की। किसकी बात करें? इसकी केसी की बात करते हैं। केसी हम कैसे लिखते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। देखो केसी को कैसे लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ पे कौन है? HI। अब देखो इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो इसकी पावर कितनी आएगी? 2। ठीक है। फिर देखो रिएक्टेंट में कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है। और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका कोफिशिएंट 1। फिर दूसरा रिएक्टेंट में यहाँ पे कौन है? I2। और इस I2 का भी कोफिशिएंट हमारे पास में कितना है? 1। तो ऐसे हमने क्या लिखा है? इसका केसी लिखा है। क्या लिखा है? केसी लिखा है। अब देखो हम इसको आगे लिखते हैं। आगे सपोज करो हम t बराबर में 0, मतलब स्टार्टिंग की हम बात करें, और स्टार्टिंग में सपोज करो हमारे पास में A की कंसंट्रेशन है A। कितने है? H2 की कंसंट्रेशन कितना है? A। और हमारे पास में I2 की कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं जैसे कितना है? B। कितना है? B। और ऐसे केस में HI की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कितनी है? 0। क्या है? 0। जब इस रिएक्शन क्या है? स्टार्टिंग में। जब हम साम्य अवस्था पे बात करते हैं, T बराबर में इक्विलिब्रियम पॉइंट की हम बात करते हैं, साम्य अवस्था की बात करते हैं। सपोज करो इसका अक्स मोल जाता है, किसका? H2 का, तो इसको मैंने क्या लिखा है? A-6। तो इसका भी कितना गया? एक्स मोल, इसको मैंने लिख दिया B-6। और ये बनाएगा कितना? तो ये बनाएगा 2x। कितना बनाएगा? 2x बनाएगा। ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? ये तो हमारे पास में आ गए साम्य परमोल। क्या आ गए? साम्य परमोल। हम जब केसी निकालना तो हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? हमको मोलर कंसेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और यदि हमको कंटेनर का यदि वॉल्यूम हमको दे रखा है और वो कंटेनर का वॉल्यूम हमको दे दिया, जैसे सपोज करो V दे रखा है। कितना दे रखा है? V। तो हमको क्या करना है? इन पे जो मोल है इन सब मोल को हम डिवाइड किससे कर देंगे? इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास में क्या गया? A-x/V। ठीक है। इसी टाइप से ये क्या गया? B-x/V। ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा? 2x/V। ये हमारे पास में क्या आ गई? इसकी मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता की। अब ये मोलर सांद्रता की जो पूरी की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमको यहाँ पे केसी वाले फॉर्मूले में क्या करना है? पुट करना है, यहाँ पे रखना है। अब देखो HI इक्वल में क्या है? HI बराबर में है हमारे पास में 2x/V। तो हम यहाँ पे लिख दें 2x/V। इसका कोफिशिएंट है 2, तो इसका पावर में आ गई 2। फिर बटे H2 के अंदर क्या है? तो H2 में है A-x/V। तो यहाँ पे लिख दो A-x/V लिख दिया। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो I2 के केस में कितना है? B-x/V। ये हमारे पास में क्या गया? I2 के लिए। किसके लिए? आयोडीन के लिए। फिर देखो यहाँ पे इसकी पावर, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4x², 2x का स्क्वायर 4x² बट्टे V²। ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या हो गया? A-x, फिर B-x/V क्या हो गया? V²। क्या हो गया? V²। अब देखो V² से V² कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बच गया? 4x² बट्टे A-x इंटू B-x। ये हमारे पास में क्या आ गई? केसी की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? केसी की वैल्यू आ गई जब डेल्टा एन का मान कितना है? 0। क्या है? 0। अब देखो इसी रिएक्शन के लिए हम Kp का मान निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं उसकी हम बात और करते हैं। याद रखना इस रिएक्शन में कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है जब डेल्टा एन के मान क्या है? 0। देखो आपको कहीं पे वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या? नहीं। तो जब डेल्टा एन का मान 0 है इसका मतलब वहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा। आप देख लो इसके अंदर। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी Kp की बात करते हैं। हम Kp कैसे निकालते हैं उसकी और चर्चा कर लेते हैं। तो हमको यहाँ तक, जैसे हमने यहाँ तक जो केसी निकाला, तो यहाँ तक हम क्या करेंगे? सेम टू सेम Kp का यूज करेंगे। उसके बाद में देखो जब Kp निकालना है तो हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? टोटल मोल की रिक्वायरमेंट होती है। और टोटल मोल हम कैसे निकालेंगे? तो जो साम्य पे जितने जो मोल आए हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, उन सारे के सारे मोल को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। तो हम उसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाते हैं? टोटल मोल आ जाते हैं। तो हमारे पास देखो कुल मोल क्या आएंगे? कुल मोल। ठीक है। कैसे? A-x प्लस में B-x प्लस में 2x। ठीक है। अब देखो -x क्या आ गया? -2x। हमारे पास में क्या है? +2x। तो ये यहाँ से x क्या हो गई? कैंसिल।
अब टोटल मोल कितने हो गए, A प्लस बी, कितने हो गए, A प्लस बी, ये टोटल मोल आ गए। अब इन टोटल मोल का आप क्या करोगे, सबसे आप डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाती है, मोल भिन्न आ जाएगी, क्या आएगी, मोल भिन्न। तो इसको मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ, पार्शियल प्रेशर की हम बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर हम जैसे बात करें किसकी, H2 की। आंशिक दाब किसका है, हाइड्रोजन का। तो हमारे पास में देखो टोटल प्रेशर कितना है, P, टोटल प्रेशर P। अब देखो इसको मोल भिन्न में हम कैसे लिखेंगे, A माइनस एक्स, ये मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के। फिर हमारे पास में टोटल मोल कितने हैं, A प्लस बी, क्या हो गए, A प्लस बी, ये हमारे पास में पार्शियल प्रेशर किसका आ गया, हाइड्रोजन का। फिर हम बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन का पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर तो है हमारे पास में P। अब देखो इसके मोल कितने हैं सामने पे, तो B माइनस एक्स, और टोटल मोल हमारे पास में कितने आ रहे हैं, A प्लस बी, क्या आगे, A प्लस बी। ये हमारे पास में पार्शियल प्रेशर किसका आएगा, आयोडीन का, किसका आएगा, आयोडीन का। फिर हम बात करते हैं किसकी, HI के केस के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख दें पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। इसका टोटल प्रेशर कितना है, P। अब सामने पे मोल कितने इसके, 2x, और हमारे पास में जो टोटल मोल आ रहे हैं वो कितने आगे, A प्लस बी, कितने आगे, A प्लस बी। ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर किसका आ गया, HI का, ये हमारे पास में आयोडीन का, ये हमारे पास में किसका आ गया, हाइड्रोजन का। अब देखो इसका Kp का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, तो Kp इजिकल टू PHI, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन, इसकी पावर हमने लगा दी 2, ठीक है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 2। फिर हमने लिख दिया रिएक्टेंट के अंदर PH2, मतलब पार्शियल प्रेशर किसका है, हाइड्रोजन का। फिर मल्टीप्लाई, फिर PI2, तो इसका मतलब ये पार्शियल प्रेशर किसका है, I2 का। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है, और जैसे पुट कर दूँ, देखो HI के केस में यहाँ पे ये रहा, कितना आ रहा है, P इंटू 2x अपॉन A प्लस बी, A प्लस बी, इसकी क्या आ गई, स्क्वायर, ठीक है, बट्टे। फिर देखो हाइड्रोजन के केस में कितना है, ये P A माइनस एक्स अपॉन में A प्लस बी, ये हमारे पास में किसके केस में आ गई, हाइड्रोजन के केस में। फिर आयोडीन के केस में देखो P B माइनस एक्स अपॉन में A प्लस बी, ये हमारे पास में किसके लिए है, आयोडीन के केस में। अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास देखो P स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर सोल्व किया। नीचे यहाँ पे क्या बच गया, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो P इंटू पी क्या हो गया, P स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो A माइनस एक्स, फिर B माइनस एक्स, A माइनस एक्स, B माइनस एक्स। फिर इसके नीचे और क्या बच गया हमारे पास में, A प्लस बी और A प्लस बी, ये तो ये हमारे पास में क्या गया, A प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से A प्लस बी स्क्वायर, A प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, P स्क्वायर से P स्क्वायर क्या गया, कैंसिल। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच गया, A माइनस एक्स और B माइनस एक्स से, जो हमारे पास में Kc का फॉर्मूला आ रहा था सेम टू सेम किसका आ रहा है, Kp का फॉर्मूला आ रहा है। इसका मतलब याद रखना, जब डेल्टा n का मान 0 है तो ऐसे केस के अंदर Kp बराबर किसके होता है, Kc के। किसके बराबर है, Kc के। तो आप ऐसे आप निकाल सकते हो जब डेल्टा n का मान कितना है, 0। अब आपको मैं एक वैल्यू खुद दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जब डेल्टा n का मान नेगेटिव है तो इस केस में आपको Kp और Kc खुद को सोल्व करना है। जैसे हमने डेल्टा n का मान पॉजिटिव था, जैसे इसके सोल्व किया उसी टाइप से, जैसे हमने डेल्टा n का मान 0 था उसी टाइप से आपको डेल्टा n का मान क्या है, जब नेगेटिव है तो ऐसे केस में आपको खुद को सोल्व करना। तो ये क्वेश्चन के थ्रू, आपको होमवर्क के थ्रू, तो आप क्वेश्चन लिखना, जब डेल्टा n का मान क्या है, 0, डेल्टा n का मान क्या है, 0, सॉरी डेल्टा n का मान 0 से कम। थर्ड जो केस हम बात करें, जब डेल्टा n का मान क्या है, 0 से कम, मतलब डेल्टा n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इस केस में आपको Kp और Kc सोल्व करना है। जैसे हमने सोल्व किया था, डेल्टा n का मान पॉजिटिव था, जब डेल्टा n का मान नेगेटिव था, ऐसे आपको जब डेल्टा n का मान क्या है, 0 से कम है, नेगेटिव, तो इस केस में आपको खुद को सोल्व करना है। ट्राई करना, आपको होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन है, केस नंबर 3।
ठीक है। जब डेल्टा एन का मान क्या है, डेल्टा एन जी का मान क्या है, 0 से कम, मतलब है डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है आपको नेगेटिव में दे रखी, क्या दे रखी है, नेगेटिव में। अब क्वेश्चन किसके लिए है, तो आपको निकालना है जैसे 2NO2 और ये चेंज हो रहा है N2O4 में, किस में चेंज हो रहा है, N2O4 में आपको चेंज करा रहा है। अब देख लो आप इसका डेल्टा एन जी कितना आएगा, देखो प्रोडक्ट में साइड में मोल कितने इसका 1, तो एनपी की तो वैल्यू होगी 1, रिएक्टेंट में साइड में इसके मोल कितने हैं 2, तो हम क्या लिखते हैं 1 - 2 = कितना गया -1, कितना गया -1। तो ऐसे केस में इसका डेल्टा एन जी का मान कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और जब डेल्टा एन जी का मान नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब केपी का वैल्यू कम होता है, किससे, केसी से, किससे कम है, केसी से। अब आपको क्या करना है, इसके लिए पहले केसी निकालना है, इसकी कंसंट्रेशन जैसे आपने ए मान लेना है, इसकी स्टार्टिंग में कितनी हो जाएगी 0, फिर देखो ये कितना जाएगा a - 2x, कितना जाएगा 2x, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। अब यदि हमको वॉल्यूम दे रखा है कंटेनर का, वो कितना दे रखा है, v दे रखा है, तो वॉल्यूम कंटेनर का दे रखा है तो उसको आप क्या लिखोगे, a - 2x/v लिखना है। इसको आप क्या लिखोगे, x/v लिखना है। इसके आधार पे आप फिर केसी का हम रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं कैसे, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में कौन है, N2O4 है, इसका कोफिशिएंट कौन है हमारे पास में 1। फिर यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में कौन है NO2 और इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो NO2 की पावर कितनी आएगी 2, तो ये हमारे पास में केसी का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब देखो हमने केसी के अंदर जो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन जो निकाला है वो मोलर कंसंट्रेशन आपको पुट करना है, इस आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, केसी निकाल सकते हो। फिर हमको केपी जो निकालना है तो केपी के अंदर पहले जो 2 स्टेप थी वो तो सेम है। अब इक्विलिब्रियम पे जितने जो मोल आते हैं उन सारे के सारे मोल को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है, तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, टोटल मोल आ जाएंगे। फिर हमको क्या करना है, यदि पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हमको क्या करना है कि जो टोटल प्रेशर इनटू हमको क्या करना है, एक मोल फ्रैक्शन करना है। और मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे कि इसके मोल डिवाइड कर देना उसको किससे, टोटल मोल से। इसी टाइप से इसकी मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे कि N2O4 की मोल और उसको डिवाइड कर देना है हमको किसको, टोटल मोल से। तो ये हमारे पास में मोल फ्रैक्शन मोल बिन आ जाएगी किसकी, N2O4 के केस में, और इसके केस में भी NO2 के केस में भी हमारे पास में क्या आ जाएगी, मोल बिन। अब जो मोल बिन आती है उसको आप मल्टीप्लाई कर देना टोटल प्रेशर से, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, पार्शियल प्रेशर आ जाए, क्या का, पार्शियल प्रेशर। और उस पार्शियल प्रेशर को आपको क्या करना है कि केपी वाले फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, पुट करना है। उसके आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, केपी निकाल सकते हैं। अब देखो हमने अब तक जो सारी जो रिएक्शन जो बात की थी वो हमने होमोजीनस के लिए बात की थी, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की फेज क्या थी, गैस थी। अब आपको मैं एक हेटेरोजीनस के बारे में और बता दूं कि हेटेरोजीनस में हम कैसे उसका केपी लिखते हैं, उसका कैसे लिखा जाता है। और हेटेरोजीनस का मतलब वहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फेज होती है, स्टेट होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होगी, क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ऐसे केस में हम केपी और केसी कैसे लिखा जाता है उसकी हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास में है हेटेरोजीनस, ठीक है। हेटेरोजीनियस के अंदर जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कार्बन सॉलिड प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ में, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, जैसे CO2 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। यहाँ पे गैस, ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पे ये S क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, एक सॉलिड है, यहाँ पे A गैस है, तो ये कौन सी कहलाएगी, हेटेरोजीनियस, क्या कहलाएगी, हेटेरोजीनियस कहलाएगी। या फिर हम एक एग्जाम्पल और की बात कर लें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ये मिलकर बनाता है, ये जब टूटता तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड में, और प्लस में क्या निकल जाती है, CO2 निकल जाती, तो ये कौन से फॉर्म में गी, गैस फॉर्म के अंदर। अब देखो इसका हम जब कैसे निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। अब देखो यहाँ पे सॉलिड है, तो सॉलिड को हम क्या लिखते हैं, यूनिटी के रूप में लेके चलता है, एक मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, CO2, इसकी कंसंट्रेशन, तो ये तो हमारे पास में क्या आएगी, केसी आएगी, क्या आएगी, केसी। और हम जब केपी लिखेंगे तो केपी हम किसका लिखते हैं, गैस का, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख देंगे, PCO2, क्या लिख दिया,
PCO2 लिख दिया। ऐसे हमने Kp लिखा है, ऐसे हमने क्या लिखा है, Kc लिखा है। हमको याद रखना सॉलिड के अंदर आपको क्या करना है, इसको यूनिट के रूप में मानना है। कॉन्सेंट्रेशन, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो हमको यहाँ पे हमने क्या इंक्लूड किया, गैस के अंदर। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमको यहाँ पे देखो Kc इजिकल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, प्रोडक्ट ये। फिर हमारे पास में कौन है, O2, तो हमने यहाँ पे O2 लिख दिया, ठीक है, ऐसे। फिर यदि हम इसकी Kp लिखें तो Kp कैसे लिखोगे, देखो Kp इक्वल में यहाँ पे ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 फिर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसका Kp और कैसे लिख सकते हो, जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की फेज क्या हो, अलग अलग हो। नेक्स्ट जो वीडियो में हम जो बात करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें, लाचा टेलर लॉ की हम बात करते हैं।